Hello guys, welcome to this next class of practice session on SOM. So let's see if the class is live or not. Just let me see whether the class is live or not. Okay, so the class is now live. We are going to start this class. I hope each and everyone has joined this class. Welcome to this next class of practice session on SOM. So let's start. So today's class will be based on practice session on strength of materials, GATE 2021 and ESE 2021 हमारा टारगेट है. This is about me. My name is शोभित श्रीवास्तव. These all things are about me. मुझे बहुत सारे इंस्टीट्यूट से क्वालिटी एजुकेशन के लिए अवार्ड भी मिला है. एंड वन मोर थिंग कि ये कोर्स हमारा गेट एंड ESE एस्पायरेंट्स के लिए हेल्पफुल है एंड साथ ही साथ अदर एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है. So without wasting extra time, we are just moving towards the previous year questions of ESE of bending stress. So bending and shear stress का आज हमारा टॉपिक है. इसके क्वेश्चंस हम ESE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. So let's start from the first question. A steel beam is replaced by a corresponding aluminum beam of the same cross section, shape and dimension and is subjected to same loading. The maximum bending stress will be. तो आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक बीम आपके पास स्टील की है, सपोज दिस इज द बीम मेड अप ऑफ स्टील, तो इस बीम की जब बेंडिंग होगी सो आफ्टर बेंडिंग दिस बीम विल लुक लाइक दिस. कुछ इस तरीके से शेप होगी इसकी. और किसी भी फाइबर में मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस की फाइबर में, यहाँ पे y की वैल्यू d/2 डेप्थ बाई 2 है, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेस हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू m/z. और अगर ये सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो हमारा z की वैल्यू हो जाएगी bd स्क्वायर बाई 6. सो दिस विल बी 6m/bd स्क्वायर. सो वेदर इट इज एल्युमिनियम, वेदर इट इज स्टील, मोमेंट और डायमेंशन ऑफ द बीम पे आपकी बेंडिंग स्ट्रेस डिपेंड करेगी. सो इसलिए बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो सिग्मा मैक्स है, दिस विल बी अनअल्टर्ड, दिस विल नॉट चेंज. तो ये क्लियरली समझ में आना चाहिए कि बेंडिंग स्ट्रेस मोमेंट अप्लाइड और क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन पे डिपेंड करती है. बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलेंगे कि सर हमने तो ये भी पढ़ा है कि सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू E/R. तो यहाँ तो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मटेरियल आ रहा है, तो अब ये भी तो देखिए ना कि अगर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मटेरियल आ रहा है तो यहाँ R भी आ रहा है. जिसका मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका R की वैल्यू भी ज्यादा होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा होगा, और E का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, बीम रिजिड है. जब बीम रिजिड है तो उसकी बेंडिंग कम होगी, डिफ्लेक्शन कम होगा. डिफ्लेक्शन कम होगा तो रेडियस बड़ा होगा. जब डिफ्लेक्शन कम होगा तो क्या होगा, मान लीजिए एक बीम ऐसी है, इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो इसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी. और एक बीम है, इसका डिफ्लेक्शन कम हुआ, सिर्फ इतना ही डिफ्लेक्शन हुआ, तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस बहुत बड़ी होगी. गॉट इट. तो जितना ज्यादा मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी होगा मेंबर उतना रिजिड होगा. आपको पता है ना, E ज्यादा होता है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा. तो अगर E ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन कम होगा और R की वैल्यू ज्यादा होगी. तो E/R कांस्टेंट होता है. E/R कांस्टेंट होने का मतलब है कि सिग्मा सिर्फ Y पे डिपेंड करेगा. सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू Y. सो इसका मतलब ये है कि मटेरियल अगर आप चेंज भी कर देंगे तो सिर्फ मोमेंट एंड क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन पे सिग्मा मैक्स की वैल्यू डिपेंड करती है. मटेरियल चेंज करने से सिग्मा चेंज नहीं होगा. सिर्फ डिफरेंस कहां आएगा, जिसका मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ज्यादा है उस पर डिफ्लेक्शन कम होगा. यस और नो? क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा इज इक्वल टू
PL³ अपॉन 48 EI या 5WL की पावर 4 अपॉन 384 EI डिपेंडिंग अपॉन सपोर्ट कंडीशंस। अगर पॉइंट लोड मिड पॉइंट पे है और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो PL³ अपॉन 48 EI। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा E ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन कम होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा तो रेडियस ज्यादा होगी, और E/R अगेन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि E ज्यादा हो गया तो सिग्मा ज्यादा हो जाएगा, E ज्यादा है तो R भी ज्यादा, E/R कांस्टेंट। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन कि अगर हम मटेरियल चेंज कर देंगे फिर भी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। A beam of symmetrical I section made of structural steel has overall depth of 300 mm। तो ठीक है, हम एक I section बना लेते हैं। सिमेट्रिक दिया है लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये हमें नहीं पता, तो हम चेक करके बताएंगे कि एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है कि वाई एक्सिस के अबाउट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको भी समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताइए अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस होनी चाहिए मिड में। तो एक बार चेक कर लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस मिड में है कि नहीं। अगर न्यूट्रल एक्सिस मिड पे नहीं होगी तो ये सिर्फ वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक देने का मतलब ये नहीं होता कि दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो। तो ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई। अब बोल रहा है ओवरऑल डेप्थ ऑफ 300 mm। इसकी टोटल डेप्थ यहां से लेके यहां तक ये डेप्थ कितनी है? 300 mm। तो अगर मैं इसको वाई टॉप बोलूं और इसको मैं वाई बॉटम बोलूं, वाई बॉटम, तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहां से एक रिलेशन निकल रहा है? वाई टी, ये इधर क्वेश्चन 1 सॉल्व हुआ था, इधर क्वेश्चन 2 सॉल्व हो रहा है। वाई टी प्लस वाई बी इज इक्वल टू 300, ये एक रिलेशन निकल रहा है, रिलेशन नंबर ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और एक रिलेशन निकल रहा है, रिलेशन नंबर बी। आपको पता है यहां से मैंने क्या बताया कि सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको पता है सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई, सॉरी सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई। तो सिग्मा टॉप अपॉन सिग्मा बॉटम, क्या मैं बोल सकता हूं वाई टॉप अपॉन वाई बॉटम होगा। और अगर वाई टी और वाई बी बराबर हो गए इसका मतलब है न्यूट्रल एक्सिस मिड पे है ना? यस और नो? तो एक बार हम देखते हैं कि वाई टी और वाई बी की वैल्यू क्या है। तो वाई टी वाई बी तो नहीं दिया, लेकिन आपको देखिए द फ्लैंज स्ट्रेस डेवलप्ड एट टॉप एंड बॉटम दे रखा है। सिग्मा टॉप 1200 है और सिग्मा बॉटम 300 है। तो सिग्मा टॉप को हम 1200 रख देते हैं, सिग्मा बॉटम को 300 रख देते हैं। ये हो जाएगा वाई टी बाई वाई बी। तो ये आ जाएगा 3 4। तो वाई टी इज इक्वल टू 4 वाई बी। ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, वाई टी इज इक्वल टू 4 वाई बी। तो यहां से आपको वाई बी भी मिल जाएगा। सर ईएससी 2021 प्री से पहले सोम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दोगे क्या? बिल्कुल करवा देंगे। आप बताइए कब तक करना है आपको, आप टाइमिंग बताइए, उसी हिसाब से हम करा देंगे। आप बताइए आपको कब तक करना है। वाई टी प्लस वाई बी, वाई टी को हमने 4 वाई बी रख दिया तो वाई टी प्लस वाई बी कितना हो गया? 5 वाई बी। तो 300 बाई 5 हो गया, वाई बी 60 mm और वाई बी 60 mm हो गया। तो वाई टी आ गया आई थिंक कितना बचेगा? 300 माइनस वाई बी 240 mm। अब आप बताइए ऑप्शन में देख के, ये इसको मैं ऊपर कर देता हूं, ऑप्शन में देख के बताएं कि क्या पूछा गया है। द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप, तो फ्रॉम द टॉप न्यूट्रल एक्सिस कितनी है? वाई टी 240 आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन आप याद कर लें, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। कई बार इससे क्वेश्चन ईएससी में आए हैं, ईएससी में इससे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। यू हैव टू सॉल्व यूजिंग दीज 2 इक्वेशंस। ठीक है, आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। और यहां पे सिमेट्रिकल लिखा होने का मतलब क्या था? सिर्फ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं है। आपको दिख भी रहा होगा, एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता तो न्यूट्रल एक्सिस मिड पे होती, न्यूट्रल एक्सिस मिड पे नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A simply supported beam of T section is subjected to a uniformly distributed acting load vertically downward। तो एक बार हम simply supported T section बनाते हैं। तो बहुत बड़ा तो सेक्शन मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग कि आपको समझ में आए कि सिंपली सपोर्टेड टी सेक्शन कैसा होता है। दिस इज योर टी सेक्शन एंड सिंपली सपोर्टेड होने का मतलब ये है कि यहां से सपोर्टेड है और यहां से सपोर्टेड है। फर्स्ट सपोर्ट, दिस सपोर्ट इज हिंज, इसको मैं सपोर्ट ए बोल देता हूं, एंड दिस सपोर्ट इज रोलर। हमेशा सिंपली सपोर्टेड बीम में एक सपोर्ट हिंज और दूसरा रोलर होता है। ठीक है, ओके, डेफिनेटली मैं जून तक करा दूंगा। इवन मई में मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कराने की कोशिश मई में ही कर रहा हूं। ठीक है, आई एम ट्राइंग कि मैं मई में ज्यादातर क्वेश्चंस करा दूं। एक मैराथन सेशन लेंगे 100 क्वेश्चंस का, और उस मैराथन सेशन में पूरा हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट मंथ से मैराथन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस मंथ में तो अभी नॉर्मल हम पेस में चल रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से मैराथन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब बोल रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो इस पे हम यूडीएल लगा देते हैं। इस पूरे एरिया में जितना भी लोड लग रहा होगा इस टॉप एरिया में, इसको हमने यूडीएल में कन्वर्ट कर, इस पूरे एरिया को लोड को हमने यूडीएल में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमने यूडीएल लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस इज लोकेटेड एट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैंज। तो इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है कहां से जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस ये ऐसे इस तरीके से जा रही है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस होगी, क्योंकि ये वाला एरिया आपका कंप्रेशन में होगा और नीचे वाला एरिया आपका टेंशन में होगा। ये आपको टॉप से न्यूट्रल एक्सिस के डिस्टेंस दे रहा है 25 mm। दिस इज 25 mm न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, एंड टोटल डेप्थ ऑफ द सेक्शन 100 mm। टोटल डेप्थ कितनी है सेक्शन की, यहां से लेके यहां तक, ये टोटल डेप्थ कितनी है 100 mm। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस टू मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये तो बहुत ही आसान हो गया। 25 mm अगर ये है तो ये हो गया वाई टॉप, और टोटल 100 mm है तो वाई बॉटम कितना हो गया, वाई बॉटम वाई बी हो गया 75 mm। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया पिछले ही क्वेश्चंस में, सिग्मा टॉप बाई सिग्मा बॉटम वाई टॉप बाई वाई बॉटम के बराबर होता है। तो सिग्मा टॉप बाई सिग्मा बॉटम, क्या आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस बॉटम पे होगी, तो सिग्मा बॉटम बाई सिग्मा टॉप निकालते हैं हम, है ना। सैगिंग हो रही है, सिंपली सपोर्टेड बीम में सैगिंग हो रही है, तो टेंसाइल स्ट्रेस बॉटम पे होगी, सिग्मा बॉटम बाई सिग्मा टॉप, टॉप में कंप्रेसिव होगी, ये हो जाएगा वाई बी बाई वाई टी। भाई ऊपर बॉटम है तो ऊपर वाई बी आ जाएगा, वाई बी है 75 और वाई टी है 25। तो ये इक्वेशन आप याद रखें, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। 3.0 यार दीपक सोलंकी, प्रॉमिस तो मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड से भी नहीं किया, तो फिर आपसे कैसे कर दूं। हाँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सब करा दूं, और मैं करा भी रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप मेरे जो सोम के सेशंस देखिए, ये पार्ट आपका आई थिंक पार्ट 4 चल रहा है, तो पार्ट 8 तक तो मैं सोम के क्वेश्चंस नॉर्मल पेस में लेके जा ही रहा हूं, और जून में मैं मैराथन सेशन लूंगा, उसमें मैं एक दिन में एक क्लास में एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस को मैराथन सेशन में फुल स्पीड से कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Consider the following statements for a beam of rectangular cross section and uniform flexural rigidity EI subjected to pure bending। तो पहले एक बीम बनाते हैं। There is a
रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम, एक बीम है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर। बीम में हमेशा ध्यान रखिए, बीम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें डेप्थ ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, ठीक है। तो इसमें प्योर बेंडिंग होने का मतलब है कि इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कुछ इस तरीके से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जब ये बेंड होगी, एंड दिस विल बी द न्यूट्रल एक्सिस। और प्योर बेंडिंग में इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जो भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, आर विल बी कांस्टेंट। अगर ईच सेक्शन पे सेम मोमेंट लगेगा, कांस्टेंट मोमेंट होगा, तो आर कांस्टेंट, हर जगह सेम आर्क ऑफ सर्कल बनेगी। ये जो आर्क ऑफ सर्कल है एक ही सर्कल की होगी और हर जगह सेम रेडियस मिलेगी, ठीक है। आर कांस्टेंट हो जाएगा। सो आर कांस्टेंट है तो सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। ई मटेरियल का कांस्टेंट है, ई बाई आर कांस्टेंट, आर पहले से ही कांस्टेंट है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई। आगे बढ़ते हैं। द बेंडिंग स्ट्रेस हैव द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल सही है कि टॉप और बॉटम पे वाई मैक्सिमम होगा, तो टॉप और बॉटम पे सिग्मा भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, द बेंडिंग स्ट्रेस वेरी लीनियरली थ्रू द डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई क्या है, लीनियर वेरिएशन ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। कोई भी दो वैल्यूज प्रोपोर्शनल के बीच में रिलेशन क्या होगा, लीनियर ही तो होगा। तो टॉप से बॉटम तक आपकी बेंडिंग स्ट्रेस कैसे वेरी करेगी, टॉप से बॉटम तक बेंडिंग स्ट्रेस कैसे वेरी करेगी, लीनियरली, इस तरीके से। ये हो जाएगी सिग्मा टॉप जो कि मैक्सिमम होगी, और सिग्मा बॉटम। सिग्मा टॉप कंप्रेसिव होगी, सिग्मा बॉटम टेंसाइल होगी। टेंसाइल पॉजिटिव, कंप्रेसिव नेगेटिव। सोम में हम कंप्रेशन को नेगेटिव और टेंशन को पॉजिटिव लेते हैं। सो द बेंडिंग स्ट्रेस वेरी लीनियरली थ्रू द डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इसको नीचे कर देता हूं मैं। द बेंडिंग स्ट्रेस वेरी पैराबोलिकली, नहीं गलत है, पैराबोलिकली नहीं करती, पैराबोलिकली थ्रू द डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये गलत है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 1 and 2 ओनली इज ट्रू। तो ये डायग्राम आपको देख के डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और इससे तीनों जो पार्ट हैं वो समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट एंड थर्ड इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 क्लियर है सभी लोगों को, जल्दी से बताएं ईच एंड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सभी को क्लियर है। सो इट्स नाइस टू सी कि आप सभी को चीजें क्लियर हैं, एंड टेल मी अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टू बीम्स कैरिंग आइडेंटिकल लोड्स सिंपली सपोर्टेड आर हैविंग सेम डेप्थ। तो दो बीम्स हम बना देते हैं, दो बीम है, एक ये बीम है, इसको हमने बीम ए नाम ले लिया, इसको हमने बीम ए नाम दे दिया। इसकी विड्थ मैंने बी मान ली और इसकी डेप्थ डी मान ली। अब एक बीम ऐसी है, उस पे भी सेम लोड है, उस पे भी लोडिंग सेम है, उसके भी डायमेंशन सेम है। बस अंतर कहां आ रहा है, अंतर ये आ रहा है कि बीम ए हैज डबल द विड्थ कंपेयर टू दैट ऑफ बीम बी। तो बीम बी की क्या है, बीम बी की जो विड्थ है वो हाफ है। इसकी विड्थ क्या है, हाफ, b/2। डेप्थ d ही है लेकिन विड्थ जो है b/2 है। ये बीम बी है। सेम लोडिंग मान लेते हैं, पॉइंट लोड लग रहा है इसमें भी, और ये सिंपली सपोर्टेड है, और पॉइंट लोड इसमें भी लग रहा है, ये भी सिंपली सपोर्टेड है।
तो आप मुझे बताएं कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बीम टू ए टू बीम बी, तो बीम ए की स्ट्रेंथ और बीम बी की स्ट्रेंथ का रेशियो होगा इनके सेक्शन मॉडुलस का रेशियो, जेड ए बाई जेड बी। जेड ए कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बाई 6, और जेड बी कितना हो जाएगा, बी बाई 2 इंटू डी स्क्वायर बाई 6। तो इनका रेशियो आ जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2, 1/2। सो ए पार्ट विल बी द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आउट ऑफ द टू बीम्स of the same material and same cross sectional area, one is of circular cross section and other is of square cross section, if each of these is subjected to bending moment of the same magnitude। दो बीम है, एक का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है और एक का स्क्वायर है। तो पहले मैं स्क्वायर वाली बना देता हूं, दिस इज स्क्वायर, एंड दूसरी सर्कुलर है। अब क्या पूछा जा रहा है, सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, और पूछा जा रहा है कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, बोथ सेक्शन इक्वली स्ट्रॉन्ग, कौन सेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका एरिया मैं मान लेता हूं A1, इसका एरिया मैं मान लेता हूं A2। इसकी डायमीटर, दिस डायमीटर इज D, और इस स्क्वायर की मैं ये डायमेंशन मान लेता हूं, स्क्वायर की चारों डायमेंशन सेम होती हैं, तो इस स्क्वायर की डायमेंशन मैं मान लेता हूं B। तो A1 इज इक्वल टू A2, सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, तो मुझे बताएं कि A1 है B स्क्वायर, B इंटू बी, और A2 है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहां से आपको डी बाई बी कितना मिल जाएगा, डी बाई बी मिल जाएगा रूट 4/π, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट 4/π इज कमिंग आउट टू बी 1.13। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग कौन है, तो सर्कुलर अपॉन स्क्वायर, स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर हो जाएगा सेक्शन मॉडुलस सर्कुलर का डिवाइड बाय सेक्शन मॉडुलस स्क्वायर का। सर्कुलर का सेक्शन मॉडुलस होता है π/, जस्ट अ मिनट मैं इधर ही लिख देता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर सेक्शन डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर सेक्शन इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कुलर सेक्शन अपॉन सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर सेक्शन। तो सेक्शन मॉडुलस सर्कुलर सेक्शन का कितना हो जाएगा, π/32 इंटू डी की पावर 4, और इसका डी की पावर 4 नहीं, डी की पावर 3, और इसका सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, ZS बी इंटू डी स्क्वायर, यानी बी इंटू बी स्क्वायर बाई 6। तो यहां से दोनों की स्ट्रेंथ का रेशियो आ जाएगा SC/SS इज इक्वल टू 6π/32। 6π/32 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 32, 0.59 डी बाई बी का क्यूब। डी बाई बी की वैल्यू रख दो, तो 0.59 इंटू 1.13 का क्यूब, तो SC/SS आ जाएगा 0.85। सो सर्कुलर सेक्शन की स्ट्रेंथ और स्क्वायर सेक्शन की स्ट्रेंथ में कितने का रेशियो है, 0.85 का। तो कौन ज्यादा है, SC ज्यादा है कि SS? ऑब्वियसली SS ज्यादा है ना, SS इज ग्रेटर देन SC। सर्कुलर सेक्शन की स्ट्रेंथ, स्क्वायर सेक्शन की स्ट्रेंथ सर्कुलर सेक्शन से ज्यादा है ना, तभी तो 0.85 आ रहा है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम ये बोलेंगे कि स्क्वायर सेक्शन वुड बी मोर इकोनॉमिकल देन सर्कुलर सेक्शन, है ना, क्योंकि अगर आप स्क्वायर सेक्शन प्रोवाइड करोगे तो स्क्वायर सेक्शन ज्यादा लोड ले सकता है, और जब स्क्वायर सेक्शन ज्यादा लोड ले सकता है तो इसका मतलब है उसको प्रोवाइड करना मोर इकोनॉमिकल होगा।
इज इट क्लियर टू यू? सभी लोग बताएं, जल्दी से कमेंट करें और मुझे बताएं कि इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, फिर हम आगे बढ़ें। देखिए मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि आप एक दिन में कितने क्वेश्चंस लगाते हो, मेरे लिए ये मैटर करता है कि एक दिन में आप लोग कितने क्वेश्चन समझ लेते हो, और वैसे क्वेश्चंस अगर आगे एग्जाम में आ रहे हैं तो आप उसको कभी गलत ना करो। भले ही मैं एक दिन में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं या 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, लेकिन वो 15 क्वेश्चन अगर आगे कभी एग्जाम में आते हैं तो आप कभी गलत ना करो। दिस इज माई थिंकिंग एंड दिस इज माई व्यू ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। मैं आपको 100 क्वेश्चन करा दूं लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट हो, आप गलत करके आ जाओ, ये थोड़ा सा ट्विस्ट होकर क्वेश्चन है आप गलत करके आ जाओ, वो मेरा पैटर्न नहीं है। मैं दिन में 10 या 15 क्वेश्चन कराऊंगा 1 घंटे में, लेकिन वो क्वेश्चंस दोबारा एग्जाम में आएंगे तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को तोड़ के आ जाओगे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ डायमेंशन b by d is to be cut from a circular log of wood diameter d. For the beam to be strongest in bending, the dimension will be. क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। द रेक्टेंगुलर बीम ऑफ डायमेंशन b by d is to be cut from a circular log. एक सर्कुलर लॉग है, लॉग समझते हैं आप, जब आप लकड़ी के किसी पेड़ की लकड़ी को कट करते हैं तो ऐसे सर्कुलर कलर का, सॉरी सर्कुलर शेप का आपको लॉग मिलता है ना। अब इससे आपको एक वुडन बीम कट करनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बीम का बी और डी कितना होना चाहिए, इस बीम का विड्थ और डेप्थ कितना हमें कट करना है कि ये बीम स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग हो। ये लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग के लिए इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, इसकी ये विड्थ क्या होनी चाहिए बी, इसकी ये डेप्थ, डेप्थ को स्मॉल डी लिख देता हूं, ये डेप्थ क्या होनी चाहिए, जहां पे डायमीटर ऑफ दिस लॉग इज कैपिटल डी लिखा हुआ है ना, इस लॉग की डायमीटर कैपिटल डी है। तो डायमीटर मैं ऐसे भी तो मेजर कर सकता हूं इस डायरेक्शन में, ये भी तो डायमीटर ही है, दिस वैल्यू डायमीटर ऑफ लॉग। तो अब मुझे बताइए यहां से हमें एक रिलेशन मिल रहा है, क्या रिलेशन मिल रहा है, इस ट्रायंगल से रिलेशन मिल रहा है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर। ये रिलेशन मिल रहा है। एग्जाम में जो है कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, प्रैक्टिस करके आपको ये सब याद करना होगा। हम ये याद करेंगे, इसीलिए तो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं प्रैक्टिस में, कि आपको याद होना चाहिए। इसके पहले जब भी कभी मैं प्लस कोर्स कराता हूं तो प्लस कोर्स में बहुत सारी चीजें ऐसी कराता हूं जो याद हो जानी चाहिए। उनमें से ये एक क्वेश्चन है इसका पिछले वाला। ईएससी में ये मैटर नहीं करता कि आप एग्जाम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ईएससी में ये मैटर करता है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आप पहले सॉल्व करके गए हो कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन अगर ईएससी में आएगा, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के समय इन क्वेश्चंस को ऐसे डिटेल में सॉल्व करके गए हो तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। आप बोलोगे कि सर्कुलर और स्क्वायर, तो हमने प्रैक्टिस समय याद किया था कि सर्कुलर स्क्वायर में स्क्वायर बेटर होता है, आप स्क्वायर पे टिक करोगे। ईएससी के एग्जाम के समय में किसी के पास कैलकुलेशन के लिए टाइम नहीं होता। अगर आप पहले से सारे क्वेश्चंस करके नहीं गए हो तो आप ईएससी नहीं निकाल सकते, इसीलिए बहुत सारे लोगों का ईएससी नहीं निकलता। अब आप बोलोगे सर ईएससी का पेपर मैं पहले से कैसे सॉल्व करके जाऊंगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नए प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे, अगले साल जो भी पेपर आने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा आपको पता होगा। एंड यू कैन परफॉर्म द क्वेश्चन, यू कैन परफॉर्म द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, यू कैन परफॉर्म बेटर इन द एग्जाम। ये बहुत ही डीप चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होती, एंड यू नो द थिंग्स, बट प्रॉब्लम यही है कि हर किसी को एक रात में शक्तिमान बनना है, और एक रात में शक्तिमान नहीं बना जा सकता। रोज की मेहनत करके थोड़ा 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 करके इंसान एग्जाम निकालता है। तो आई एम बेस्ड, जल्दी से बताएं। सभी को क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे सॉल्व करना। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां से
डी स्क्वायर लिखूं क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद आप मुझे बताइए कि कोई भी सेक्शन अगर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ये सेक्शन अगर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा तो इसका z मैक्सिमम होना चाहिए ना। ये अगर स्ट्रॉन्गेस्ट है बेंडिंग में तो इस सेक्शन का z क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो फॉर z मैक्स, z की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए dz बाई db, b के रिस्पेक्ट में या फिर डेप्थ के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन हम क्या कर देंगे, जीरो। किसी भी वैल्यू के मैक्सिमा या मिनिमा के लिए उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो, है ना, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम निकलता है। तो dz बाई db इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए आप, d बाई db, z क्या होगा, bd स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू जीरो। स्मॉल डी स्क्वायर को कैपिटल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो, तो ये हो जाएगा d बाई db इज इक्वल टू b इंटू डी स्क्वायर को लिख दिया मैंने कैपिटल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 6। तो यहां से आपका b इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, b इंटू डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, क्योंकि b वेरिएबल है ना, db बाई bb, b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और b अंदर जाएगा b क्यूब का b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3b स्क्वायर, है ना, b इंटू बी क्यूब, और उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3b स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। यहां से b आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई 3 का अंडर रूट, b आ जाएगा आपका d बाई रूट 3, और इसको जब आप इक्वेशन में रख दोगे, इस वाली इक्वेशन में, तो यहां से आपको d भी आ जाएगा, यहां पे रख दो b स्क्वायर, तो यहां से d आ जाएगा आपका रूट 2d बाई 3, आप पुट करके देखना रूट 2d बाई 3, तो यहां से d पार्ट आंसर हो गया। प्रीवियस ईयर अंकित शर्मा आप किसी भी ईयर का किसी भी कोचिंग का ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई कोचिंग अच्छी है कोई कोचिंग खराब है। मैटर ये करता है कि आप जब उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले रहे हैं तो आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को। किसी कोचिंग में कोई आंसर की ए दे रखी होगी और अदर कोचिंग में सेम क्वेश्चन के आंसर की बी दे रखी होगी। अल्टीमेटली जज आपको ही करना है कि कौन सी आंसर की सही है कौन सी आंसर की गलत है। इंडिया में आज तक कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जिसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है उसमें 100% आंसर की सही दे रखी हो। ऐसा कोई कोचिंग ही नहीं बनी आज तक। किसी हर कोचिंग में कुछ ना कुछ गलतियां हैं और ऑलमोस्ट सभी में बराबर गलतियां हैं। किसी में ऐसा नहीं है कि कम गलती हो, किसी में ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा गलतियां हैं। तो सभी मटेरियल्स अच्छे हैं, आप कोई भी मटेरियल ले सकते हो। आई विल नॉट रिकमेंड एनी सिंगल मटेरियल। हाँ, बस ये है कि जो ज्यादा बच्चे खरीद रहे हैं, जो ज्यादा बच्चे यूज करते हैं, आप वो ले सकते हैं। तो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 7 समझ में आ गया? 7 क्वेश्चन समझ में आ गया? आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि ईएससी के क्वेश्चन करने इतने आसान नहीं होते। आप लोग जो भी अपने ईएससी में आपने पढ़ा है, ईएससी के लिए जो भी तैयारी की है, जो भी सोम की क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, जहां से भी थ्योरी पढ़ी है, अगर उनसे आप ये क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, ये ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साले, ये सारे क्वेश्चंस अगर ईएससी के आप नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आपने जो पढ़ा है वो शायद उसमें कहीं कमी रह गई है। तो ध्यान रखिए, जो भी आपने पढ़ा है उनसे क्वेश्चंस लग जाने चाहिए। आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग इन माई कोर्स। जब मैंने अपना कोर्स को पढ़ाया है तो मैंने सारा कुछ कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी के आगे बढ़ते हैं। सिंपली सपोर्टेड रोल्ड स्टील जॉइस्ट आई सेक्शन ऑफ फ्लैंज विड्थ 250 mm एंड ओवरऑल डेप्थ 600। आई सेक्शन की विड्थ दे रखी है 250 mm, डेप्थ है 600 mm। आगे बढ़ते हैं, आई सेक्शन बना लेते हैं पहले। दिस इज योर आई सेक्शन।
इसकी डेप्थ कितनी है 600 mm और विड्थ कितनी है 250 mm। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, आई एक्स एक्स दे रखा है, एक्स एक्स के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 12 इंटू 10⁸ mm की पावर 4। द स्टील जॉइस्ट इज यूज्ड एज अ बीम ओवर अ सिंपली सपोर्ट स्पैन ऑफ 6 मीटर। एल दे रखा है 6 मीटर। इट कैरीज अ यूडीएल ऑफ W आपको 40 किलोन्यूटन पर मीटर दे रखा है, इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट। द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम इन न्यूटन पर एम स्क्वायर ड्यू टू बेंडिंग इज। आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी होगी, तो स्ट्रेस होती है सिग्मा m बाई जेड। मोमेंट कितना हो जाएगा WL स्क्वायर बाई 8 और z क्या होता है I बाई वाई। आप सारी वैल्यूज रख दें। W आपका है 40 इंटू एल है 6 का स्क्वायर बाई 8 अपॉन I बाई वाई। I है 12 इंटू 10⁸ अपॉन वाई। y कितना है, y यहां से निकल आएगा 300 mm। तो सिग्मा यहां से मैं निकाल के आपको बताता हूं कितना है। हाँ, ये मोमेंट जो है आपका किलो न्यूटन मीटर में आएगा, तो इसको हम न्यूटन mm में करने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर्टी इंटू 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 12 इंटू 10⁸ into 300. This is coming out to be 45 Newton per mm square. So answer will be 45. C part is the answer. Next question number 9. Consider a circular member of diameter D subjected to a compressive load P. एक circular section है, इसकी डायमीटर D है और इस पे कंप्रेसिव लोड P लग रहा है। क्या पूछ रहा है, फॉर ए कंडीशन ऑफ नो टेंसाइल स्ट्रेस द क्रॉस सेक्शन द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये बोला जा रहा है कि लोड आपका सेंटर पे नहीं लग रहा, लोड आपका सेंटर से किसी डिस्टेंस पे लग रहा है। अब ये डिस्टेंस कितनी हो, जहां पे भी लोड लग रहा है, ये लोड की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे हो कि पूरे सेक्शन पे टेंशन ना आए। तो आपको पता है कि लोड लगने से स्ट्रेस आएगी P बाई ए, दैट विल बी कंप्रेसिव माइनस, और मोमेंट से टेंसाइल स्ट्रेस कितनी आएगी M बाई जेड, और मोमेंट कितना हो जाएगा, सेंटर पे मोमेंट कितना लगेगा P इंटू ई। P लोड यहां लग रहा है, सेंटर पे ट्रांसफर करो, P इंटू ई मोमेंट, PE मोमेंट अपॉन Z, M बाई जेड आपका हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस ओवरऑल ऐड करने पे ये वैल्यू टेंशन की नहीं होनी चाहिए, नहीं पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, पूरी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, P बाई ए को इधर ले जाते हैं, तो PE बाई जेड शुड बी लेस देन इक्वल टू P बाई ए। टेंशन को हम चूंकि पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए ओवरऑल। P और P कैंसिल आउट हो गया, E शुड बी लेस देन इक्वल टू Z बाई ए। Z कितना होता है BD स्क्वायर बाई 6 और A होता है B इंटू डी। तो B से B कैंसिल आउट हुआ, D स्क्वायर से ये, तो यहां से आ जाएगा E शुड बी लेस देन इक्वल टू D बाई 6। तो यहां आंसर हो जाएगा D बाई 6। ठीक है, A पार्ट विल बी द आंसर। ये सारे क्वेश्चंस थे 9 क्वेश्चंस बेंडिंग स्ट्रेस के। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ESE में जो शियर स्ट्रेसेस के आए हैं।
कुछ 5-6 क्वेश्चन शियर स्ट्रेसेस के भी आए हैं, ESE क्वेश्चंस ऑफ शियर स्ट्रेसेस। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, 9 हम कर चुके हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In a simply supported beam subjected to uniformly distributed load over the length, which of the point is the stress due to flexure and shear equal to 0? तो एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। जब तक मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा नहीं, मैं आंसर बता दूंगा लेकिन समझ में कुछ नहीं आने वाला, फिर घूमते रहना पागलों की तरह जैसा पहले होता है। ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ये यूडीएल हो गया। अब आप बताइए कि कहां कहां बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जीरो होगी। तो शियर फोर्स कहां जीरो होता है? मिड स्पैन पे। लेकिन शियर स्ट्रेस अगर आप देखो किसी भी सेक्शन पे, तो शियर स्ट्रेस कहां पे जीरो होती है? टॉप या फिर बॉटम पे, है ना। ये हो गया शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन और ये हो गया शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप बेंडिंग मोमेंट की बात करोगे तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट द सपोर्ट एंड मैक्सिमम एट द मिड स्पैन। तो बेंडिंग मोमेंट आपका यहां मैक्सिमम होगा और सपोर्ट पे जीरो होगा। और बेंडिंग स्ट्रेस की बात करोगे तो बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होती है। अब आपसे पूछ रहा है कि फ्लेक्सरल एंड शियर स्ट्रेस दोनों जीरो हों, तो एट द सपोर्ट सेक्शन एट द न्यूट्रल फाइबर, तो सपोर्ट पे न्यूट्रल फाइबर पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी। देखिए न्यूट्रल फाइबर पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, तो 1 तो होने से रहा। दूसरा आते हैं एट द मिड स्पैन सेक्शन एट न्यूट्रल फाइबर, तो मिड स्पैन पे शियर फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो जब शियर फोर्स जीरो हो गया तो शियर स्ट्रेस भी जीरो, क्योंकि शियर फोर्स जीरो है, शियर स्ट्रेस डायग्राम ही नहीं बनेगा। और न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा? न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस भी जीरो होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सही है, एट मिड स्पैन सेक्शन एट न्यूट्रल फाइबर बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? एट मिड स्पैन सेक्शन एट टॉप फाइबर। अब मिड स्पैन सेक्शन पे एट टॉप फाइबर, मिड स्पैन सेक्शन पे एट टॉप फाइबर क्या होगा? शियर स्ट्रेस तो जीरो है लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस क्या है? मैक्सिमम है, सिग्मा मैक्स टॉप फाइबर पे मिड स्पैन पे, है ना। यहां भी सिग्मा मैक्स, यहां भी सिग्मा मैक्स, बस टॉप पे होगी कंप्रेसिव तो नेगेटिव, बॉटम पे टेंसाइल पॉजिटिव। तो ये भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। चौथा एट सपोर्ट सेक्शन एट बॉटम फाइबर, सपोर्ट पे बॉटम फाइबर, यहां पे इस जगह पे शियर स्ट्रेस क्या होगी? शियर फोर्स तो है लेकिन बॉटम पे शियर स्ट्रेस क्या होती है? जीरो। और सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट क्या है? जीरो, तो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन ही नहीं होगा। जब बेंडिंग मोमेंट जीरो है तो बेंडिंग स्ट्रेस होगी नहीं, तो शियर स्ट्रेस भी नहीं, बेंडिंग स्ट्रेस भी नहीं। चौथा भी सही, 2 and 4 इज द आंसर, डी पार्ट। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा लॉजिकल होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अदरवाइज एग्जाम के समय आप डेफिनेटली मिस्टेक करके आएंगे। इट इज डैम श्योर कि एग्जाम के समय डेफिनेटली मिस्टेक होगी अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ए रेक्टेंगुलर बीम of width 100 mm is subjected to a maximum shear force of 60 kN। S कितना है?
शेयर फोर्स एस है आपका 60 किलो न्यूटन, विड्थ है आपकी 100 mm। द करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टाउ मैक्स कितना है? 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे डेटा लिख लेना, जल्दी सॉल्व होता है। द डेप्थ ऑफ बीम शुड बी, तो टाउ मैक्स रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या होता है? रेक्टेंगुलर दे रखा है ना, कितना होता है? 1.5 इंटू एस बाई बी डी। टाउ मैक्स 4 दे रखा है, 1.5, एस 60 दे रखा है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, न्यूटन में हो गया, अपॉन बी कितना है? 100, और डी आपको निकालना है। तो यहां से डी आपका आ जाएगा 225 mm. So D part will be the answer. Next question, question number 12. Two planks each of 50 mm by 50 mm section are glued together. दो प्लैंक हैं, 50 mm by 50 mm सेक्शन है इनका। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। अब क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन? टू फॉर्म ए सेक्शन ऑफ 50 mm बाई 100 mm। बिल्कुल सही बात है, 50 mm विड्थ हो जाएगी इसकी और 100 mm डेप्थ हो जाएगी, ठीक है। एंड यूज्ड एज ए बीम इफ द shear फोर्स इज 1000 न्यूटन, व्हाट इज द मैक्सिमम shear स्ट्रेस ऑन द ग्लू? ग्लू में मैक्सिमम shear स्ट्रेस कितनी होगी? तो आप ग्लू का मतलब ये है कि आपको सेंटर पे shear स्ट्रेस यहां पे ऐसे निकालनी है, वही ग्लू में shear स्ट्रेस हो जाएगी। तो सेंटर पे shear स्ट्रेस क्या होती है? टाउ मैक्स होती है 1.5 ऑन बी डी। तो दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू एस कितना है? एस है हमारा 1000 न्यूटन, 1000 अपॉन बी कितना है? 50, और डेप्थ हो गया अब आपका 50 प्लस 50 100। 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। So the answer will be B part, 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। I think question number 12 is clear. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। A simply supported beam of length 4 meter is subjected to uniformly distributed load 2 kN per meter। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल कितना लग रहा है? 2 kN per meter, और इसकी लेंथ है 4 मीटर। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम shear स्ट्रेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन इफ 100 mm एंड 200 mm डेप्थ? बी आपका 100 है एंड डी आपका 200 है। तो सबसे पहले आप इसमें shear फोर्स निकाल लो। सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम shear फोर्स होता है PL/2 सपोर्ट पे। P है, सॉरी P नहीं, WL/2, W इज UDL, W इंटू L/2।
तो 2 इंटू 4/2 आ गया आपका 4 किलो न्यूटन। और टॉ मैक्स पूछा है आपसे, टॉ मैक्स हो जाएगा 1.5 इंटू एस बाई बी डी। सो 1.5 इंटू एस हो जाएगा 4000 न्यूटन अपॉन बी है 100 और डी है 200, तो 100/200। यहां से टॉ मैक्स आपका आ जाएगा यहां पे भी आ रहा है 0.3 न्यूटन पर एम स्क्वायर। डी पार्ट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 मुझे सॉल्व करके आप बताएं कितना आंसर आ रहा है। मैं इसके ऑप्शंस दिखा देता हूं। दीज आर द ऑप्शंस। जल्दी से मुझे करके बताइए। इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिखाया आज। 13 क्वेश्चंस आई हैव डन। 1 क्वेश्चन आई नीड कि आप लोग करें। इज देयर एनीवन जो सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन? What is the shear stress at the neutral axis in a beam of isosceles triangular section? Base 40 mm, height 20 mm। तो एक आइसोसलेस ट्रायंगल है, ये मैंने स्केल में नहीं बनाया है, नॉर्मली बेस 40 है और हाइट इसकी 20 है। क्या पूछ रहा है? shear फोर्स 3 किलो न्यूटन है। व्हाट इज द shear stress at न्यूट्रल एक्सिस? तो आप ध्यान रखिए कि यहां पे न्यूट्रल एक्सिस पे जो shear stress होती है टाउ एन ए, उसकी वैल्यू कुछ और होती है और टाउ मैक्स की वैल्यू कुछ और होती है। टाउ मैक्स होता है 3/2 एस बाई बी डी। यहां पे बी आपकी विड्थ है और डी आपकी डेप्थ या हाइट ऑफ ट्रायंगल है। और टाउ एन ए जो होता है दैट इज इक्वल टू 4/3 एस बाई बी डी। और जब आप टाउ मैक्स बाई टाउ एन ए निकालोगे तो ये आ जाएगा 8/9। टाउ मैक्स बाई टाउ एन ए निकालोगे तो आ जाएगा 8/9, सॉरी 9/8। इट इज क्लियर? टाउ मैक्स बाई टाउ एन ए होता है 9/8। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ऐसे निकालना चाहो ऐसे या ऐसे। तो टाउ एन ए पूछा गया है आपसे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। पहला तरीका यह है कि टाउ मैक्स निकाल के निकाल लो, दूसरा तरीका ये डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल लो। तो जो शॉर्टकट मेथड है पहले मैं वो लगा के आपको बता देता हूं। शॉर्टकट क्या है? सबसे पहले आप टाउ मैक्स निकालिए 1.5 इंटू एस 3000 अपॉन बी डी। बी कितना है 40 और डी कितना है 20। कितना आ रहा है ये? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, मिल जाएगी, आप उसमें सर्च करो। अगर नहीं मिल रही है तो मैं अभी आपको एंड ऑफ द क्लास में एक लिंक दूंगा, वो मेरी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और उसमें कोई भी डाउट है, कोई भी लिंक नहीं मिल रहा, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे ग्रुप में जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जितनी भी फ्री क्लासेस मेरी हैं उन सब का लिंक मिल जाएगा आपको, आप टेंशन मत लें। तो टाउ मैक्स यहां से आ रहा है 5.625 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब आपसे टाउ न्यूट्रल एक्सिस पूछा है। टाउ न्यूट्रल एक्सिस होता है आपका 8/9 ऑफ टाउ मैक्स। तो यहां से आप निकाल लो। टाउ एन ए कितना आ गया? 8/9 इंटू 5.625, ये आ गया 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर। कुछ गड़बड़ हो गया है कैलकुलेशन में। 1.5 एस बाई बी डी, जस्ट अ मिनट। 1.5 इंटू 3000 डिवाइड बाई 40 इंटू 20, 5.625
हाँ कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन तो सॉल्व कर लें। टॉम एक्स आ गया 5.625 एंड ये आपका हो गया 8.8/9 टॉम एक्स। सो जस्ट लेट मी चेक, इसके ऑप्शन तो गलत नहीं है, एक बार मुझे चेक कर लेने दो, फिर मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ टेलीग्राम का। जस्ट लेट मी चेक। ओके सो ये होता है आपका 8/3 ओके, ये थोड़ा सा गलत निकाल लिया हमने, ये आपका 3/2s/bd नहीं होता, 1.5s/ एरिया होता है। तो एरिया आपका ट्रायंगल का हो जाएगा 40 × 20/2। तो ये आपका एक्चुअली ट्रायंगल का एरिया 40 × 20 नहीं होगा ना, 1.5s/ एरिया, तो एरिया 40 × 20/2 होगा ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ हमने मिस्टेक कर दी थी, और ये आपका एरिया हो जाएगा 40 × 20/2। सो 1.5 × 3000 डिवाइड बाई 40 × 20 डिवाइड बाई 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 40 × 20 डिवाइड बाई 2 11.25, और ये आपका आ जाएगा 10 Nm/mm²। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर। हाँ हाँ, वही एरिया ही रॉन्ग था, दैट इज वाई वी हैव नॉट। अनसिमेट्रिक बेंडिंग क्या होती है? अगर किसी एक डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही है तो एक्सिस की सिमेट्रिक बेंडिंग है, और अगर एक्सिस के पैरेलल बेंडिंग नहीं हो रही है, जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है उसके पैरेलल बेंडिंग नहीं हो रही है, उससे किसी एंगल पे हो रही है, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिक बेंडिंग। ठीक है, तो वो बेंडिंग जो है अनसिमेट्रिक बेंडिंग, वो सब हम आगे पढ़ते हैं, कंबाइंड स्ट्रेस में पढ़ते हैं। न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल बेंडिंग हो रही है तो सिमेट्रिक बेंडिंग, न्यूट्रल एक्सिस से किसी एंगल पे बेंडिंग हो रही है तो अनसिमेट्रिक बेंडिंग। चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक दे देता हूं, ताकि आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ पूछना है या फिर फ्री क्लासेस के लिंक चाहिए, वो सब आपको मिल जाएंगे। ये मेरा नंबर है 8920930149। इस नंबर पे आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपको अपने डाउट क्लियरिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे आपको फ्री क्लासेस के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सारा कुछ डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इफ यू लाइक द क्लास, डू क्लिक द लाइक बटन। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और किसी को अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लस सब्सक्रिप्शन में मैंने सोम के जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, इन सोम की पूरी फुल थ्योरी डिटेल में पढ़ाई है। ईच क्वेश्चन जितना भी हमने अभी किया है उसका फुल थ्योरी मैंने डिटेल में पढ़ाई है। सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके बता देना कि यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन। 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मैं आपको करा दूंगा। 25,000 का ये है कोर्स और 30,000 का ये है। इसमें मैं आपको 10% अपने कोड से डिस्काउंट करा दूंगा और 10% क्रेडिट सप्लाई करके, तो 2 बार 10% डिस्काउंट हो जाएगा। इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, और 2 ईयर में भी 10% अपने कोड से और 10% क्रेडिट से मैं डिस्काउंट दिला दूंगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, अच्छा, अब रिगार्डिंग द डाउट्स, अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का डाउट है कि सर अनसिमेट्रिक बेंडिंग को आप हमें क्या है 3D में शो कर दें।
ठीक है, ओके, मैं शो कर देता हूं। और कोई स्टूडेंट इसका कोई डाउट हो? बताइए भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, चलिए मैं इनका क्वेश्चन का आंसर देता हूं। एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि अगर सेक्शन सिमेट्रिक है, सपोज दिस इज द सिमेट्रिक सेक्शन, तो इस सेक्शन पे जब बेंडिंग लगेगी, किसी भी सेक्शन पे जब बेंडिंग होती है, किसी भी सेक्शन में जब बेंडिंग होती है, तो बेंडिंग विल बी एट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे बेंडिंग होगी तो ये जो आपका सेक्शन है वो सिमेट्रिकली ऐसे बेंड करेगा। और स्ट्रेट अगर बीम ऐसी थी पहले, तो इस तरीके से बेंड कर जाएगी। लेकिन अगर सेक्शन आपका सिमेट्रिक नहीं है, सपोज एक चैनल सेक्शन है, सपोज इसी बीम का क्रॉस सेक्शन चैनल है इस तरीके से, अब इसकी कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, ये वाला छोटा है, ये बड़ा है एंगल। अब इस पे अगर अनसिमेट्रिक सेक्शन पे ऐसे मोमेंट लगता है, तो ये सेक्शन सिमेट्रिकली बेंड नहीं करेगा। मतलब जितना ऊपर बेंडिंग है उतना नीचे बेंडिंग नहीं होगी। ऊपर की बेंडिंग जो है, ऊपर सेक्शन जो है आपका बड़ा है तो ऊपर की बेंडिंग कम होगी, नीचे सेक्शन छोटा है इधर बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों साइड में बेंडिंग जो है वो अलग अलग होगी, क्योंकि सेक्शन जो है उस पे मूवमेंट यहाँ पे नहीं लग रहा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे नहीं लग रहा। मिड जो आपका सेक्शन है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई नहीं कर रहा। तो अगर सेक्शन सिमेट्रिक होगा तो हम बेंडिंग को सिमेट्रिक बेंडिंग बोलेंगे। सेक्शन अनसिमेट्रिक होगा और सेंटर के अबाउट मूवमेंट लग रहा है तो सेक्शन की बेंडिंग अनसिमेट्रिक हो जाएगी। ऊपर का पार्ट जो है आपका कम बेंड करेगा, नीचे का पार्ट ज्यादा बेंड करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिक बेंडिंग। डिटेल में मैंने सोम में पढ़ाया है, सोम का जो फुल कोर्स है प्लस में देख सकते हैं आप। और अगर और भी डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में हम लोग और डिस्कस में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो दिस इज माई नंबर, आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप दिस क्लास इज liked by each and everyone else.